में हम देखेंगे टेलीकम्युनिकेशन क्लास 10th और क्लास 12th के अध्याय 6 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यदि आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। इससे पहले हम अध्याय 1 से लेकर अध्याय 5 तक के वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जो इस चैनल के प्लेलिस्ट पे अवेलेबल है। वहाँ से आप विजिट करके वह सभी वीडियो देख सकते हैं। चलिए देखते हैं अध्याय 6 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। स्वास्थ्य आदतें स्वच्छता। स्वास्थ्य क्या है? प्रश्न नंबर पहला, स्वास्थ्य क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वास्थ्य पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति है, न कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति। इसका मतलब यह है कि स्वस्थ होने का मतलब केवल अस्वस्थ नहीं होना है। इसका मतलब यह भी है कि आपको भावनात्मक रूप से शांति से रहने और शारीरिक रूप से फिट महसूस करने की आवश्यकता है। अगर आपको यह प्रश्न 2 नंबर से पूछा जाता है तो सिर्फ 2 लाइन लिखिएगा। 3 से 4 नंबर का पूछता है तो 4 से 6 लाइन लिखिएगा। ठीक, स्वास्थ्य क्या है उसमें से आपको दुर्बलता की अनुपस्थिति की पॉइंट तक बस ही लिखना है। स्वास्थ्य सामान्य स्वास्थ्य मुद्दे। कुछ सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं हैं, जैसे हम सभी को जैसे एलर्जी होता है, किसी को धूप से, किसी को कोई उनको जो सूट नहीं करता है वैसा चीज़ खा लेने से एलर्जी होता है। दूसरा दमा। तीसरा स्वास्थ्य संबंधी विकार। चौथा अवसाद की चिंता। अवसाद मतलब मानसिक रूप से कोई चिंता के विषय में पड़ जाना। मधुमेह, खांसी, सर्दी, गले में खराश, सोने में कठिनाई, मोटापा, ये सभी सामान्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य के मुद्दों को रोकने के लिए युक्तियाँ। किसी बीमारी या बीमारी को ठीक करने की तुलना में बीमार स्वास्थ्य को रोकने के उपाय करना हमेशा बेहतर होता है। बीमार होने से अच्छा है कि आप बीमारी से बचने के उपाय करें, जो किसी बीमारी को ठीक करने के तुलना में ज़्यादा लाभदायक होता है। आप स्वस्थ रह सकते हैं निम्न प्रकार से: फल, सब्जियां और नट्स जैसे स्वस्थ भोजन खाना, अस्वास्थ्यकर और शर्करा युक्त खाद्य पदार्थों को कम करना, प्रतिदिन पर्याप्त पानी पीना, धूम्रपान या शराब नहीं करना, दिन में कम से कम 3 से 5 मिनट, सप्ताह में 4 से 5 बार एक्सरसाइज करना, आवश्यकता पड़ने पर टीकाकरण लेना, योगा अभ्यास और ध्यान का अभ्यास करना, ये सभी स्वास्थ्य के मुद्दे को रोकने के लिए युक्तियाँ है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोई 3 से 4 पॉइंट बताइए स्वास्थ्य के मुद्दे को रोकने के लिए। तो यह 4 से 5 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लीजिए। प्रश्न नंबर दूसरा, स्वच्छता क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार स्वच्छता उन स्थितियों और प्रथाओं को संदर्भित करती है जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और बीमारियों के प्रसार को रोकने में मदद करती है। दूसरे शब्दों में, स्वच्छता का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि आप अपने आसपास को साफ रखने के लिए जो कुछ भी आवश्यक है वह करें, ताकि आप रोगाणुओं और बीमारियों के फैलने की संभावना को कम कर सकें। उदाहरण के लिए, अपने घर में रसोई के बारे में सोचें। अच्छी स्वच्छता का मतलब है कि यह सुनिश्चित करना कि रसोई हमेशा चकाचक और साफ सुथरा और कम फैला हुआ हो, खाना दूर रखा जाता है, बर्तन धोए जाते हैं और कूड़ेदानों में कचरा नहीं भरता है। यह सब करने से चूहों या तिलचट्टे जैसे कीटों को आकर्षित करने की संभावना कम हो जाती है और कवक और
अन्य जीवाणुओं के विकास को रोका जा सकता है। जो बीमारी फैला सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्वच्छ भारत अभियान क्या है? स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ठीक ऐसा करने में विश्वास करता है। स्वच्छ भारत अभियान ठीक ऐसा करने में विश्वास करता है। इस मिशन का उद्देश्य भारत की सड़कों को साफ करना और स्वच्छता के समग्र स्तर को ऊपर उठाना है। वर्तमान में यह मिशन देश भर के 4041 शहरों और कस्बों को कवर करता है। हमारे लाखों लोगों ने स्वच्छ भारत का संकल्प लिया है। आप भी संकल्प लें और देश को स्वच्छ रखने के लिए हर संभव प्रयास करें। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी शुरुआत किया गया। इसका उद्देश्य स्वयं स्वच्छ होना और अपने आसपास की सभी जगहों को स्वच्छ रखना इसका उद्देश्य है। प्रश्न 4, आदतें क्या है? आदत एक ऐसा व्यवहार है जिसे बार बार दोहराया जाता है। हम सभी में अच्छी आदतें और बुरी आदतें होती है। जॉन ड्राइडन के वाक्यांश को ध्यान में रखें। हम पहले अपनी आदतें बनाते हैं और फिर हमारी आदतें हमें बनाती है। तो उसी कार्य को दोहराना या बार बार करना आदत कहलाता है। यही कारण है कि इतना महत्वपूर्ण है कि आप अच्छी आदतों को जीवन का एक तरीका बना लें और होशपूर्वक बुरी आदतों का अभ्यास करने से बचें। कुछ अच्छी आदतें जिन्हें आपको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। पहला, हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रखना। दूसरा, एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना। तीसरा, प्रेरक कहानियाँ पढ़ना। चौथा, मुस्कुराते हुए जितनी बार हो सके मुस्कुराने की आदत डालें। पांचवा, परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालना। जल्दी सोना और जल्दी उठना। कुछ बुरी आदतें जिन्हें आपको तुरंत छोड़ देना चाहिए। पहला, नाश्ता छोड़ना। दूसरा, भूख न होने पर भी बार बार नाश्ता करना। तीसरा, बहुत अधिक वसायुक्त और मीठा भोजन करना। चौथा, धूम्रपान, शराब पीना और ड्रग्स करना। पांचवा, जितना आप खर्च कर सकते हैं उससे अधिक पैसा खर्च करना। छठवा, महत्वहीन मुद्दों के बारे में चिंता करना। सातवां, देर से उठना और देर से सोना। प्रश्न नंबर 5, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन मतलब प्रेरणा। आपको क्या क्या चीज़ें प्रेरित करती है वही मोटिवेशन कहलाता है। बहुत सीधे शब्दों में कहे तो प्रेरणा एक निश्चित तरीके से कार्य करने या व्यवहार करने का तरीका है या आपका कारण है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि हर कोई एक ही इच्छाओं से प्रेरित नहीं होता है। लोग कई अलग अलग चीज़ों से प्रेरित होते हैं। मास्लो के आवश्यकताओं के पदानुक्रम को देखकर हम इसे बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 6, आवश्यकताओं का मैस्लो का पदानुक्रम क्या है? जैसे ये चार्ट इस पिरामिड में दिखाया गया है। यह मस्लो द्वारा दिया गया एक पिरामिड है जिसको मस्लो पदानुक्रम के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं। प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मस्लो यह समझाना चाहते थे कि लोगों को क्या प्रेरित करता है। उनका मानना था कि लोगों की 5 प्रकार की ज़रूरतें होती हैं, जिनमें बहुत बुनियादी ज़रूरतें जिन्हें शारीरिक ज़रूरतें कहा जाता है,
बुनियादी ज़रूरतें से लेकर अधिक महत्वपूर्ण ज़रूरतें होती है जो आत्मविकास के लिए आवश्यक होती है, जिन्हें आत्म साक्षात्कार की ज़रूरतें कहा जाता है। शारीरिक और आत्म साक्षात्कार की ज़रूरतों के बीच 3 अन्य ज़रूरतें हैं: सुरक्षा ज़रूरतें, अपनेपन और प्यार की ज़रूरतें और सम्मान की ज़रूरतें। इन ज़रूरतों को आमतौर पर 5 स्तरों वाले पिरामिड के रूप में दिखाया जाता है और इसे मास्लो की ज़रूरतों के पदानुक्रम के रूप में जाना जाता है। मास्लो का पदानुक्रम पिरामिड यह है, इसे आप अच्छे से कॉपी पे बना लीजिएगा, यह आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। पिरामिड को समझते हैं। जैसा कि आप पिरामिड से देख सकते हैं, निम्नतम स्तर सबसे बुनियादी ज़रूरतों को दर्शाता है। जब तक वे ज़रूरतें पूरी नहीं हो जाती, एक बार जब ये पूरी हो जाती है तो हम अगले स्तर पर चले जाते हैं और अगले स्तर की ज़रूरतों से प्रेरित होते हैं। इसे एक उदाहरण से अच्छे से समझ सकते हैं। पहला, बेसिक नीड्स। जब इस बेसिक नीड्स हमारा पूरा हो जाता है, जैसे फूड, वाटर, कपड़े, जब ये हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है तो हम दूसरे स्टेज में पहुंच जाते हैं, जिसको बोलते हैं सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी और सेफ्टी। फिर उसके बाद जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती है तो उसके बाद हम अगले स्टेज में पहुंचते हैं। जैसे जैसे हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती ही जाती है, हमारी इच्छाएं बढ़ती जाती है और उसके अगले स्तर पर को हम पाने का प्रयास करते हैं। इसको एक उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। रूपा बेहद गरीब परिवार से आती है। उसके पास कभी भी पर्याप्त भोजन, पानी, गर्मी या आराम नहीं होता है। मास्लो के अनुसार जब तक रूपा को यकीन नहीं हो जाता कि उसे ये बुनियादी ज़रूरतें मिलेगी, तब तक वह अगले स्तर की ज़रूरतों के बारे में सोच भी नहीं पाएगी। उनकी सुरक्षा की ज़रूरतें। लेकिन एक बार जब रूपा को विश्वास हो गया कि उसकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी तो वह अगले स्तर पर चली जाएगी और उसका व्यवहार तब उसकी सुरक्षा और सुरक्षा की ज़रूरत से प्रेरित होगा। एक बार इन नई ज़रूरतों को पूरा करने के बाद रूपा एक बार फिर अगले स्तर पर चली जाएगी और रिश्तों और दोस्तों की अपनी ज़रूरत से प्रेरित होगी। एक बार जब यह आवश्यकता पूरी हो जाती है तब रूपा चौथे स्तर की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित करेगी। उसके सम्मान की ज़रूरत है, जिसके बाद वह 5वें और अंतिम स्तर की ज़रूरतों पर आगे बढ़ेगी, अपनी पूरी क्षमता हासिल करने की इच्छा करेगी। ये एग्जाम्पल को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए था। जैसे कि इस पिरामिड को अगर आप याद कर लेते हैं तो आप इसे अपने शब्दों पे अच्छे से लिख सकते हैं। बस इस पिरामिड को बस आपको याद करना है। उसके बाद मसलो का जो पिरामिड आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसको अपने पॉइंट पे लिखिएगा। प्रश्न नंबर 8वां, एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड मतलब आप रवैया क्या है? रवैया जैसा सकारात्मक और नकारात्मक व्यवहार करना रवैया कहलाता है। आप सकारात्मक रहेंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्यस्थल पे आप सकारात्मक रहते हैं तो उसका प्रभाव आपके से संपर्क में रहने वाले लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आप नकारात्मक रहते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में वह बाधा उत्पन्न कर सकती है और लोगों पे इसका नकारात्मक व्यवहार पड़ सकता है। जैसा गलत रवैया जीवन में एकमात्र विकलांगता होती है। जब आप एक व्यवसाय शुरू करते हैं तो आप निश्चित रूप से कठिन समय और असफलताओं से लेकर अच्छे समय और सफलताओं तक कई तरह की भावनाओं का सामना करते हैं। आपका रवैया ही मतलब आपका एटीट्यूड ही आपको कठिन समय में देखेगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। प्रश्न नंबर 9, सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे विकसित करें? अच्छी खबर यह है कि रवैया एक विकल्प है, इसलिए यदि हम ठान लें कि
हम चाहते हैं अपने दृष्टिकोण को सुधारना, नियंत्रित करना और उसको बदलना, तो हम अपने अंदर सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं, जिसके लिए निम्नलिखित युक्तियाँ सकारात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने में मदद करती है। पहला है, याद रखें कि आप अपने दृष्टिकोण को नियंत्रित करते हैं, न कि इसके विपरीत रहते हैं। दूसरा, दिन में कम से कम 15 मिनट पढ़ने, देखने या कुछ सकारात्मक सुनने के लिए समर्पित करें। तीसरा, नकारात्मक लोगों से बचें जो केवल शिकायत करते हैं और स्वयं शिकायत करना बंद करें। पॉइंट चौथा, सकारात्मक शब्दों के साथ अपनी शब्दावली का विस्तार करें और अपने दिमाग से नकारात्मक वाक्यांशों को हटा दें। पांचवा, सराहना करें और इस बात पर ध्यान दें कि अपने आप में, आपको जीवन में और दूसरों में क्या अच्छा है। छठवा, अपने आप को एक शिकार के रूप में सोचना बंद करें और सक्रिय होना शुरू करें। सातवां, अपने आप को सफल होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कल्पना करें। प्रश्न 10वां, ईमानदारी और कार्य नैतिकता। प्रश्न 10वां है, ईमानदारी क्या है? ईमानदारी निष्पक्ष और सच्चे होने का गुण है। इसका मतलब है कि इस तरह से बोलना और अभिनय करना जिससे मुझमें विश्वास पैदा हो। एक व्यक्ति जिसे ईमानदार के रूप में वर्णित किया जाता है उसे सच्चा और ईमानदार माना जाता है, और किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो धोखेबाज या कुटिल नहीं है और चोरी या धोखाधड़ी नहीं करता है। ईमानदारी के दो आयाम होते हैं, एक है संचार में ईमानदारी और दूसरा है आचरण में ईमानदारी। ईमानदारी एक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण है क्योंकि इससे मन की शांति मिलती है और आपके रिश्ते जंग पर आधारित नहीं होते हैं। दूसरी ओर बेईमान होने के कारण एक चिंता पैदा होती है और अविश्वास और संघर्ष से भरे रिश्तों की ओर ले जाती है। इसलिए हमेशा ईमानदार रहे जिससे आपको आपके रिश्ते नातों के साथ अच्छा संबंध बना रहे। ईमानदार लोगों के गुण। ईमानदार लोगों के निम्न गुण होते हैं। ईमानदार व्यक्ति में कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती है। ईमानदार लोगों में कुछ सामान्य गुण हैं, जैसे पहला, वे इस बात की परवाह नहीं करते हैं कि दूसरे उनके बारे में क्या सोचते हैं। वे स्वयं होने में विश्वास करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उसके व्यक्तित्व के लिए उन्हें पसंद किया जाता है या नापसंद किया जाता है। दूसरा, वे अपने विश्वासों के लिए खड़े होते हैं। वे अपनी ईमानदार राय देने के बारे में दोबारा नहीं सोचेंगे, भले ही उन्हें पता हो कि उनकी बात अल्पसंख्यकों के साथ है। तीसरा, वे भरोसेमंद, सार्थक और स्वस्थ दोस्ती बनाते हैं। ईमानदार लोग आमतौर पर खुद को ईमानदार दोस्तों से घेर लेते हैं। उन्हें विश्वास है कि उनके दोस्त हर समय उनके साथ सच्चे और ईमानदार रहेंगे। पांचवा, वे अपने साथियों द्वारा भरोसा करते हैं। उन्हें ऐसे लोगों के रूप में देखा जाता है जिन्हें सच्ची और वस्तुनिष्ठ प्रतिक्रिया और सलाह के लिए गिना जा सकता है। प्रश्न 11, उद्यमियों में ईमानदारी का महत्व। उद्यमियों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक ईमानदारी है। जब उद्यमी अपने ग्राहकों, कर्मचारियों और निवेशकों के साथ ईमानदार होते हैं तो यह दर्शाता है कि वे उन लोगों का सम्मान करते हैं जिनके साथ वे काम करते हैं। यह भी जरूरी है कि उद्यमी खुद के प्रति ईमानदार रहे। आइए देखें कि कैसे ईमानदार होने में से उद्यमियों को बहुत लाभ होगा। पहला, ईमानदारी और ग्राहक। जब उद्यमी अपने ग्राहकों के साथ ईमानदार होते हैं तो इससे संबंध मजबूत होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप व्यवसाय में वृद्धि होती है और ग्राहक नेटवर्क मजबूत होता है। दूसरा, ईमानदारी और कर्मचारी। जब उद्यमी या व्यवसायी अपने कर्मचारियों के साथ ईमानदार संबंध बनाते हैं तो इससे कार्यस्थल में अधिक पारदर्शिता आती है,
जिसके परिणाम स्वरूप उच्च कार्य प्रदर्शन और बेहतर परिणाम मिलते हैं। तीसरा, स्वयं के साथ ईमानदारी। स्वयं के साथ बेईमानी करने के परिणाम गंभीर परिणाम दे सकते हैं। विशेषकर उद्यमियों व्यवसायियों के मामले में उद्यमियों को सफल होने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे हर समय अपनी स्थिति के बारे में यथार्थवादी बने रहे और अपने उद्यम के हर पहलू का सही आकलन करें कि यह वास्तव में क्या है। प्रश्न नंबर 12, कार्य नैतिकता क्या है? उत्तर, कार्यस्थल में नैतिक होने का अर्थ है अपने सभी निर्णयों और संचार में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सम्मान जैसे मूल्यों को प्रदर्शित करना। इसका अर्थ है कि खाने और चोरी करने जैसे नकारात्मक गुणों का प्रदर्शन नहीं करना। कार्यस्थल नैतिकता एक कंपनी की लाभप्रदता में एक बड़ी भूमिका निभाती है। यह एक उद्यम के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उच्च मनोबल और टीम वर्क के लिए। यही कारण है कि अधिकांश कंपनियां विशिष्ट कार्यस्थल नैतिक दिशा निर्देश निर्धारित करती है। कार्य नैतिकता क्या है पूछा जाए तो ऊपर के 2 ही लाइन बस को लिखिएगा। इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछा जा सकता है, एक मजबूत कार्यनीति के तत्व क्या है? तो एक मजबूत कार्यनीति के तत्व निम्न है। एक, उद्यमी को मजबूत कार्य नैतिकता प्रदर्शित करनी चाहिए। साथ ही केवल उन व्यक्तियों को काम पर रखना चाहिए जो कार्यस्थल में समान स्तर के नैतिक व्यवहार में विश्वास करते हैं और प्रदर्शित करते हैं। एक मजबूत कार्यनीति के कुछ तत्व निम्न है। पहला, व्यावसायिकता। इसमें सब कुछ शामिल है कि आप अपने आप को एक कॉरपोरेट सेटिंग में कैसे पेश करते हैं, जिस तरह से आप कार्यस्थल में दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं। दूसरा, सम्मानजनकता। इसका मतलब है कि स्थिति कितनी भी तनावपूर्ण या अस्थिर क्यों न हो, संतुलित और कूटनीतिक बने रहे। तीसरा, निर्भरता। इसका मतलब है हमेशा अपनी बात रखना, चाहे वह मीटिंग के लिए समय पर पहुंचना हो या समय पर काम पहुंचाना हो। चौथा, समर्पण। इसका अर्थ है कि निर्दिष्ट कार्य पूरा होने तक नौकरी छोड़ने से इनकार करना और कार्य को उत्कृष्टता के उच्चतम स्तर तक पर पूरा करना। पांचवा, दृढ़ संकल्प। इसका अर्थ है बाधाओं को चुनौती के रूप में स्वीकार करना, न कि उन्हें आपको रोकने देना, और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उद्देश्य और लचीलेपन के साथ आगे बढ़ना। छठवां, जवाबदेही। इसका अर्थ है अपने कार्यों और अपने कार्यों के परिणामों की जिम्मेदारी लेना और अपनी गलतियों के लिए बहाना नहीं बनाना। सातवां, नम्रता। इसका अर्थ है सभी के प्रयासों को स्वीकार करना और उनके पास काम था और उपलब्धियों का श्रेय साझा करना। प्रश्न नंबर 13, एक अच्छी कार्यनीति को कैसे बढ़ावा दें? एक उद्यमी या व्यवसाय के रूप में यह महत्वपूर्ण है कि आप कार्यस्थल में टीम के प्रत्येक सदस्य से किस तरह के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। आपको यह स्पष्ट करना चाहिए कि आप कर्मचारियों से सकारात्मक कार्य नैतिकता प्रदर्शित करने की अपेक्षा करते हैं, जैसे पहला, ईमानदारी। किसी व्यक्ति को सौंपे गए सभी कार्य बिना किसी छल या झूठ के पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। दूसरा, अच्छा रवैया। टीम के सभी सदस्यों को आशावादी, ऊर्जावान और सकारात्मक होना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, विश्वसनीयता। कर्मचारियों को यह दिखाना चाहिए कि उन्हें कहाँ होना चाहिए जब उन्हें वहाँ जिस कार्य के लिए ज़रूरत है उसको वहाँ पे होना चाहिए। चौथा, काम की अच्छी आदतें। कर्मचारियों को हमेशा अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए, कभी भी अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए,
हर समय खुद को पेशेवर रूप से संचालित करना चाहिए आदि। पहल न्यूनतम करना ही काफ़ी नहीं है, टीम के प्रत्येक सदस्य को सक्रिय होने और पहल दिखाने की ज़रूरत है। 7वां भरोसेमंद। ट्रस्ट गैर परक्राम्य। यदि किसी कर्मचारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता है तो उस कर्मचारी को जाने देने का समय आ गया है। अगर कोई व्यक्ति भरोसेमंद नहीं है तो आपके काम के लिए व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, जिससे उसको वहाँ से निकाल देना ही उचित है। सम्मान। कर्मचारियों को कंपनी, कानून, उनके काम, उनके सहयोगियों और खुद का सम्मान करना चाहिए। सत्यनिष्ठा। टीम के प्रत्येक सदस्य को पूरी तरह से नैतिक होना चाहिए और हर समय बोर्ड से ऊपर के व्यवहार को प्रदर्शित करना चाहिए। दक्षता। कुशल कर्मचारी कंपनी को बढ़ने में मदद करते हैं, जबकि अक्षम कर्मचारियों के परिणामस्वरूप समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें अध्याय 6 से लेकर अध्याय 6 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए प्रश्न नंबर 14, रचनात्मकता और नवाचार। रचनात्मकता क्या है? रचनात्मकता का अर्थ है किसी सीमा से बाहर का सोचना। मतलब जैसे कि कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के बाहर की भी चीज़ें की सोचना कि इससे और क्या अच्छा किया जा सकता है, यह सभी रचनात्मकता कहलाता है। इसका अर्थ है चीज़ों को नए तरीके से या विभिन्न दृष्टिकोण से देखना। ठीक है, जैसा दिख रहा है उससे अलग तरह की सोचना या अलग दृष्टिकोण से देखना ही रचनात्मकता कहलाता है। और फिर इन विचारों को वास्तविकता में बदलना। रचनात्मकता में 2 भाग शामिल है, सोच और उत्पादन। केवल एक विचार होना आपको रचनात्मक नहीं बल्कि कल्पनाशील बनाता है। हालांकि एक विचार होना और उस पर अभिनय करना को रचनात्मक बनाता है। अत्यधिक रचनात्मक लोगों के लक्षण। अधिक पूछा जा सकता है आपसे कि अत्यधिक रचनात्मक लोगों के क्या लक्षण हो सकते हैं, तो उसके निम्न लक्षण होते हैं। रचनात्मक लोगों की कुछ विशेषताएं हैं, वे कल्पनाशील और चंचल होते हैं। दूसरा, वे मुद्दों को अलग अलग कोणों से देखते हैं। तीसरा, वे छोटे विवरण देखते हैं। चौथा, बोरियत के लिए उसमें बहुत कम सहनशीलता होती है। पांचवा, वे नियमों और दिनचर्या से घृणा करते हैं। छठवां, वे स्वप्न देखना पसंद करते हैं। सातवां, वे बहुत उत्सुक होते हैं। ये सभी रचनात्मक लोगों के विशेषताएं होती है। प्रश्न नंबर 15, इनोवेशन क्या है? इनोवेशन मतलब इसका हिंदी में अर्थ होता है नवाचार क्या है? नवाचार की कई अलग अलग परिभाषाएं हैं। इसका उत्तर है नवाचार की कई अलग अलग परिभाषाएं हैं, जिनको सरल शब्द में बोले तो नव प्रवर्तन मतलब नया परिवर्तन का अर्थ है किसी विचार को ऐसे समाधान में बदलना जो मूल्यवर्धन करता हो। इसका अर्थ किसी नए उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया को लागू करके या मौजूदा उत्पाद, सेवा या प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार करके मूल्य जोड़ना भी हो सकता है। यही कहलाता है इनोवेशन या नवाचार। अत्यधिक नॉनमेसी लोगों के लक्षण मतलब अत्यधिक इनोवेशन करने वाले लोगों के लक्षण क्या हो सकते हैं, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो अधिक नॉन-मेसी लोगों के लक्षण निम्न हैं। अत्यधिक नॉन-मेसी लोगों की कुछ विशेषताएं। पहला, वे चीज़ों को अलग तरह से करना चाहते हैं। वे शॉर्टकट लेने में विश्वास नहीं करते। वे अपरंपरागत होने से डरते नहीं हैं। चौथा, वे अत्यधिक सक्रिय और लगातार होते हैं। वे संगठित, सतर्क और जोखिम से बचने वाले होते हैं। प्रश्न नंबर 16, समय प्रबंधन। समय प्रबंधन क्या है?
समय प्रबंधन आपके समय को व्यवस्थित करने और विभिन्न गतिविधियों के बीच अपना समय आवंटित करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया है। अच्छा समय प्रबंधन स्मार्ट काम करने, कम समय में अधिक काम करने और कड़ी मेहनत करने, अधिक काम करने के लिए अधिक समय तक काम करने के बीच का अंतर है। मतलब स्मार्ट काम करने और कड़ी मेहनत करने के बीच का अंतर है समय प्रबंधन। प्रभावी समय प्रबंधन एक कुशल कार्य आउटपुट की ओर ले जाता है, तब भी जब आप तंग समय सीमा और उच्च दबाव की स्थितियों का सामना कर रहे हो। दूसरी ओर अपने समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन न करने के परिणाम स्वरूप अक्षम उत्पादन होता है और तनाव और चिंता बढ़ जाती है। समय प्रबंधन से बड़े लाभ हो सकते हैं, जैसे समय प्रबंधन के लाभ। समय प्रबंधन के निम्न लाभ है। पहला, अधिक उत्पादकता होती है। अच्छे से समय प्रबंधन करते हैं तो अधिक उत्पादकता होती है। दूसरा, बेहतर पेशेवर प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। तीसरा, करियर में उन्नति के उच्च अवसर बनते हैं। चौथा, उच्च दक्षता होती है। पांचवा, तनाव कम होता है। समय में काम खत्म कर लेने से अपना आत्मविश्वास बढ़ता है और तनाव कम होता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने की अधिक अवसर होता है। ठीक, ये हो गया लाभ। समय का प्रभावी ढंग से प्रबंधन न करने के परिणाम स्वरूप अवांछनीय परिणाम क्या हो सकते हैं? निम्न अवांछनीय परिणाम हो सकते हैं आप अगर सही से समय प्रबंधन नहीं करते हैं। पहला, लापता समय सीमा, मतलब समय सीमा की कोई सीमा नहीं होना। दूसरा, घटिया काम की गुणवत्ता। तीसरा, रुका हुआ कैरियर। चौथा, अकुशल कार्य आउटपुट। पांचवा, खराब पेशेवर प्रतिष्ठा। छठवां, तनाव और चिंता में वृद्धि। ये सभी अवांछनीय परिणाम होते हैं अगर समय का सही से प्रबंधन नहीं किया जाए तो। कंप्यूटर, अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मूल भाग कौन कौन से हैं? उत्तर, कंप्यूटर के मूल भाग निम्न हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। पहला, मॉनिटर। दूसरा, सीपीयू। तीसरा, माउस। चौथा, कीबोर्ड। चलिए इन सभी भागों को विस्तार से देखते हैं, संक्षेप में देखते हैं। कंप्यूटर के निम्न भाग होते हैं। पहला, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बोले तो सीपीयू, जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क, कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। यह प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या करता है और उनका पालन करता है। दूसरा, हार्ड ड्राइव, एक उपकरण जो बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित करता है। तीसरा, मॉनिटर, वह उपकरण जिसमें कंप्यूटर स्क्रीन होती है जहां सूचना दृष्टिगत रूप से प्रदर्शित होती है। चौथा, माउस, एक हाथ से पकड़े जाने वाला उपकरण जो मॉनिटर पर मदों को इंगित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। चौथा, स्पीकर। पांचवा, स्पीकर, वे उपकरण जो आपको कंप्यूटर से ध्वनि सुनने में सक्षम बनाते हैं। छठवा, प्रिंटर, एक उपकरण जो कंप्यूटर से आउटपुट को मुद्रित कागज दस्तावेजों में परिवर्तित करता है। प्रश्न नंबर 17, एक कीबोर्ड के मूल भाग कौन कौन से हैं? बेसिक पार्ट ऑफ कीबोर्ड, कीबोर्ड के मूल भाग निम्न है। उत्तर, जैसा कि कीबोर्ड का चित्र आपको दिख रहा है सामने स्क्रीन पे, इसके निम्न कुंजियां होती है। तीर कुंजियां, अपना कर्सर ले जाने के लिए इन कुंजियों को दबाया जाता है, जैसा कि एरो की दिख रहा है यहाँ पे। लेफ्ट, राइट, अप, डाउन जाने के लिए जो की होती है उनको तीर कुंजियां कहते हैं। स्पेस बार, एक स्पेस बार होता है, यहाँ पे देखिए नीचे पे स्पेस लिखा है।
एक स्पेस जोड़ता है। एंटर, रिटर्न आपके कर्सर को एक नई लाइन पर ले जाता है। शिफ्ट, यदि आप एक बड़े अक्षर या किसी कुंजी के ऊपरी प्रतीक को टाइप करना चाहते हैं तो इस कुंजी को दबा सकते हैं। कैप्स लॉक, यदि आप चाहते हैं कि आपके द्वारा लिखे गए सभी अक्षर बड़े अक्षर हो तो इस कुंजी को दबाएं। लोअर केस अक्षरों को टाइप करने के लिए वापस लौटने के लिए इसे फिर से दबाएं। बैक स्पेस आपके कर्सर के बाईं ओर सब कुछ हटा देता है। प्रश्न नंबर 18, MS ऑफिस क्या है? MS ऑफिस के बारे में विस्तार से समझाइए। MS ऑफिस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है। हालांकि हम सभी उपयोगकर्ताओं के लिए यह विभिन्न संस्करण प्रदान करता है, विशेष रूप से छात्रों, घरेलू उपयोगकर्ताओं और व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को पूरा करने के लिए। सभी प्रोग्राम विंडोज और मैकिन्टोश दोनों के साथ संगत होता है। सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यालय उत्पाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के निम्न हैं। सबसे लोकप्रिय और सार्वभौमिक रूप से उपयोग किए जाने वाले MS ऑफिस अनुप्रयोगों में से कुछ निम्न है। पहला, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यह भी आपको पूछा जा सकता है 2 नंबर में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? MS ऑफिस के अंतर्गत निम्न आता है, इसको अच्छे से याद रखिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उपयोगकर्ताओं को किसी दस्तावेज में टेक्स्ट टाइप करने और छवियों को जोड़ने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उपयोगकर्ताओं को एक स्प्रेडशीट में डेटा दर्ज करने और गणना और ग्राफ बनाने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट उपयोगकर्ताओं को पाठ, चित्र और मीडिया जोड़ने और स्लाइड शो को और प्रस्तुतियाँ बनाने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक उपयोगकर्ताओं को ईमेल भेजने और प्राप्त करने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट उपयोगकर्ताओं को कागज पर पेन की तरह चित्र और नोट्स बनाने की अनुमति देता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उपयोगकर्ताओं को कई टेबल पर डेटा स्टोर करने की अनुमति देता है। प्रश्न नंबर 19, ई-कॉमर्स क्या है? उत्तर, ई-कॉमर्स वस्तुओं और सेवाओं की खरीद या बिक्री या इंटरनेट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन या डेटा का संचारण है। ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का संक्षिप्त रूप है। ई कॉमर्स के उदाहरण। ई कॉमर्स के कुछ उदाहरण निम्न हैं। पहला, ऑनलाइन खरीदारी करना। दूसरा, ऑनलाइन नीलामी करना। तीसरा, ऑनलाइन टिकटिंग। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान। पांचवा, अंतरजाल लेन देन। प्रश्न नंबर 20, ई कॉमर्स के प्रकार। ई कॉमर्स के प्रकार निम्न हैं। लेन देन में प्रतिभागियों के प्रकार के आधार पर ई कॉमर्स को वर्गीकृत किया जा सकता है। ई कॉमर्स के मुख्य प्रकार लेन देन के आधार पर निम्न है। पहला, व्यापार से व्यवसाय, B2B बोला जाता है इसको। लेन देन करने वाले दोनों पक्ष व्यवसायी है। दूसरा, व्यवसाय से उपभोक्ता, बिजनेस टू कस्टमर। इसमें व्यवसाय अंतिम उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से बेचते हैं। तीसरा, उपभोक्ता से उपभोक्ता, उपभोक्ता अन्य उपभोक्ताओं को आइटम खरीदने, बेचने या व्यापार करने के लिए एक साथ आते हैं। चौथा, उपभोक्ता से व्यवसाय, उपभोक्ता उन सेवाओं या उत्पादों की तलाश करने वाली कंपनियों की खरीदारी के लिए उत्पाद या सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। चौथा, व्यवसाय से प्रशासन, कंपनियां
कंपनियों और लोक प्रशासन के बीच ऑनलाइन लेन देन किया जाता है। छठवां, उपभोक्ता से प्रशासन, व्यक्तियों और लोक प्रशासन के बीच किए गए ऑनलाइन लेन देन। ये सभी ई कॉमर्स के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर 21, ई कॉमर्स के लाभ क्या क्या है? उत्तर, ई कॉमर्स व्यवसाय खुदरा विक्रेताओं और ग्राहकों के लिए कुछ लाभ प्रदान करता है। खुदरा विक्रेताओं के लिए लाभ, पहला, एक ऑनलाइन उपस्थिति स्थापित करता है। दूसरा, ओवरहेड लागत को हटाकर परिचालन लागत को कम करता है। तीसरा, अच्छे कीवर्ड के उपयोग से ब्रांड जागरूकता बढ़ाता है। चौथा, भौगोलिक और समय की कमी दूर कर बिक्री बढ़ाता है। ग्राहकों के लिए लाभ, यह ग्राहकों के लिए निम्न लाभ उपलब्ध कराता है। किसी भी भौतिक स्टोर की तुलना में पसंद की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है। दूसरा, दूरस्थ स्थानों से खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को सक्षम बनाता है। तीसरा, उपभोक्ताओं को मूल्य तुलना करने में सक्षम बनाता है। प्रश्न नंबर 22, डिजिटल इंडिया अभियान क्या है? उत्तर, डिजिटल इंडिया अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रत्येक नागरिक को डिजिटल सेवाओं, ज्ञान और सूचना तक पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से 2015 में डिजिटल इंडिया अभियान की शुरुआत की। अभियान का उद्देश्य देश के ऑनलाइन बुनियादी ढांचे में सुधार करना और इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। इस प्रकार ई कॉमर्स उद्योग को बढ़ावा देना है। वर्तमान में अधिकांश ऑनलाइन लेन देन टीयर 2 और टीयर 3 शहरों से होते हैं। एक बार डिजिटल इंडिया अभियान लागू होने के बाद सरकार मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से सेवाएं प्रदान करेगी, जिससे देश के दूर दराज के कोनों में इंटरनेट पहुंचाने में मदद मिलेगी। इससे ई कॉमर्स बाजार को भारत के टीयर 4 कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 22, व्यक्तिगत वित्त क्यों बचाएं? मतलब बचत क्यों करें? बचत करने के निम्न महत्व है। हम सभी जानते हैं कि भविष्य अप्रत्याशित है। आप कभी नहीं जानते कि कल, अगले हफ्ते या अगले साल क्या होगा। इसलिए वर्षों से लगातार पैसा बचाना इतना महत्वपूर्ण है। समय के साथ पैसे बचाने से आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होता है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह जानना कि आपके पास किस आपात स्थिति के लिए पैसा जमा है आपको मानसिक शांति देगा। पैसे की बचत कई और विकल्पों और संभावनाओं के द्वार भी खोलेगी। बचत के लाभ, बचत की आदत डालने से बड़ी संख्या में लाभ मिलते हैं। बचत आपकी मदद करती है। पहला, आर्थिक रूप से स्वतंत्र बने। जब आपके पास सुरक्षित महसूस करने के लिए पर्याप्त पैसा बचा हो तो आप अपनी पसंद बनाना शुरू कर सकते हैं। जब भी आप चाहे, छुट्टी लेने से लेकर करियर बदलने या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने तक। दूसरा, शिक्षा के माध्यम से अपने आप में निवेश करें। बचत के माध्यम से आप उन पाठ्यक्रमों के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त कमाई कर सकते हैं जो आपके पेशेवर अनुभव को जोड़ेंगे और अंततः उच्च भुगतान वाली नौकरियों में परिणत होंगे। तीसरा, ऋण से बाहर निकले। एक बार जब आप एक आरक्षित निधि के रूप में पर्याप्त बचत कर लेते हैं तो आप अपनी बचत का उपयोग ऋणों या बिलों जैसे ऋणों का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं जो समय के साथ जमा हो गए हैं। चौथा, आकस्मिक खर्चों के लिए तैयार है। पैसे की बचत करने से आप अचानक कार या घर की मरम्मत जैसे अप्रत्याशित खर्चों का भुगतान करने में सक्षम होते हैं बिना आर्थिक रूप से तनाव महसूस किए। छठवां, बड़ी खरीदारी करें और प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करें। परिश्रम पूर्वक बचत करने से घर या कार खरीदने जैसे प्रमुख खरीद और लक्षणों के लिए भुगतान कम करना संभव हो जाता है। सेवानिवृत्त, वर्षों में आपके द्वारा बचाए गए पैसे आपको आराम से रखेंगे
जब आपके पास आपकी नौकरी से मिलने वाली आय नहीं होगी या जब आप काम कर रहे हैं उससे रिटायरमेंट ले लेंगे तब। प्रश्न नंबर 23, बैंक खातों के प्रकार कौन कौन से हैं समझाइए। उत्तर, भारत में बैंक 4 मुख्य प्रकार के बैंक खाते प्रदान करते हैं। ये हैं, पहला चालू खाते, दूसरा बचत खाते, तीसरा आवर्ती जमा खाते, चौथा सावधि जमा खाते। पहला चालू खाते। चालू खाते सबसे अधिक तरल जमा प्रदान करते हैं और इस प्रकार व्यवसायियों और कंपनियों के लिए सबसे उपयुक्त है। चूँकि ये खाते निवेश और बचत के लिए नहीं हैं, इसलिए किसी भी दिन किए जा सकने वाले लेन देन की संख्या या राशि की कोई सीमा नहीं होती है। चालू खाता धारकों को उनके खातों में रखी गई राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। उनसे ऐसे खातों पर दी जाने वाली कुछ सेवाओं के लिए शुल्क लिया जाता है। याद रखें, चालू खातों पे कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। दूसरा, बचत खाता। बचत खाते बचत को बढ़ावा देने के लिए है और इसलिए वेतनभोगी व्यक्तियों, पेंशनभोगियों और छात्रों के लिए नंबर 1 विकल्प है, जबकि जमा की संख्या और राशि पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आमतौर पर निकासी की संख्या और राशि पर प्रतिबंध होता है। बचत खाता धारकों को उनकी बचत पर ब्याज का भुगतान किया जाता है। जैसे हम और आप लोग जो खाता रखते हैं वह बचत खाता होता है। आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाते, जिन्हें आरडी खाते भी कहा जाता है, उन लोगों के लिए पसंद के खाते हैं जो हर महीने एक राशि बचाना चाहते हैं लेकिन एक बार में बड़ी राशि का निवेश करने में असमर्थ है। ऐसे खाता धारक पूर्व निर्धारित अवधि न्यूनतम 6 महीने के लिए हर महीने एक छोटी निश्चित राशि जमा करते हैं। मासिक भुगतान में चूक करने पर खाता धारक से जुर्माना राशि वसूल की जाती है। कुल राशि को निर्दिष्ट अवधि के अंत में ब्याज के साथ चुकाया जाता है। चौथा, सावधि जमा खाते। सावधि जमा खाते, जिन्हें एफडी खाते भी कहा जाता है, उन लोगों के लिए आदर्श है जो अपनी बचत को उच्च ब्याज दर के बदले लंबी अवधि के लिए जमा करना चाहते हैं। दी जाने वाली ब्याज की दर जमा की गई राशि और समय अवधि पर निर्भर करती है और हर बैंक में अलग अलग होती है। एफडी के मामले में खाता धारक द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित राशि जमा की जाती है। अवधि समाप्त होने पर पैसा निकाला जा सकता है। ज़रूरत पड़ने पर जमाकर्ता सावधि जमा को समय से पहले तोड़ सकता है। हालांकि यह आमतौर पर जुर्माना राशि को आकर्षित करता है, जो बैंक से बैंक में भिन्न होता है। प्रश्न नंबर 24, बैंक खाता किस प्रकार खोला जाता है। उत्तर, बैंक खाता खोलना। बैंक खाता खोलना काफ़ी सरल प्रक्रिया है। अपना खाता खोलने के चरणों पर एक नज़र डालें। चरण पहला, खाता खोलने का फॉर्म भरें। इस फॉर्म के लिए आपको निम्नलिखित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। व्यक्तिगत विवरण जैसे नाम, पता, फ़ोन नंबर, जन्मतिथि, लिंग, व्यवसाय पता। आपका खाता विवरण प्राप्त करने की विधि, हार्ड कॉपी, ईमेल। आपकी आरंभिक जमा राशि का विवरण, नगद, चेक। आपके खाते के संचालन का तरीका, ऑनलाइन, मोबाइल बैंकिंग, चेक, स्लिप बुक के माध्यम से पारंपरिक। सुनिश्चित करें कि आप फॉर्म पर जहां कहीं भी आवश्यक हो हस्ताक्षर करें। चरण दूसरा, अपना फोटोग्राफ चिपकाए। फॉर्म में आवंटित स्थान पर अपना हाल का फ़ोटो चिपकाए। चरण तीसरा, अपने ग्राहक को जानिए केवाईसी विवरण प्रदान करें। केवाईसी एक ऐसी प्रक्रिया है जो बैंकों को अपने ग्राहकों की पहचान और पते को सत्यापित
करने में मदद करती है। खाता खोलने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को फोटो पहचान आईडी और पते के प्रमाण के संबंध में कुछ स्वीकृत दस्तावेज जमा करने होंगे। कुछ आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज निम्न है: पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, यूआईडीआई, आधार कार्ड। चरण चौथा, अपने सभी दस्तावेज जमा करें। पूरा खाता खोलने का फॉर्म और केवाईसी दस्तावेज जमा करें। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि फॉर्म संसाधित न हो जाए और आपका खाता खुल न जाए।